हेलो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का दीपक सर फिजिक्स @ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विद्यार्थियों क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल पेपर का पार्ट 3, इसके पहले के पार्ट 2 वीडियो बनाए गए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं विद्यार्थियों, तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग को देखना चाहिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नहीं देखे वो विद्यार्थियों वो वीडियो जरूर देखें। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ग पढ़ेंगे, यानी हमने पहले क और ख विद्यार्थियों पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ग। तो ये ग क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ग जो क्वेश्चन है ये कह रहे L/R का बीमीय सूत्र है। L/R का बीमीय सूत्र है। हर क्वेश्चन विद्यार्थियों लोगों को पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा मॉडल पेपर हल कराया जाएगा। कह रहे L/R का बीमीय सूत्र है। आपसे पूछा है दोस्तों कि L/R का बीमीय सूत्र क्या है और आपको ऑप्शन दिया इसमें 4। पहला ऑप्शन है T, दूसरा ऑप्शन है T⁻⁻1, तीसरा ऑप्शन है T⁻⁻1 और चौथा ऑप्शन है T⁻⁻1। आपको बताना है कि L/R का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो समझते हैं पहले दोस्तों कि L/R है क्या। तो L/R एक कांस्टेंट है जो टाइम को व्यक्त करता है। ये एक कांस्टेंट है और ये दोस्तों समय को व्यक्त करता है। किसको? समय को। L/R जो होता है वह समय को व्यक्त करता है, अर्थात समय को जब व्यक्त करेगा दोस्तों तो समय का जो बीमीय सूत्र क्या होता है T, चूंकि समय का बीमीय सूत्र होता है दोस्तों T, यानी L/R का जो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा T, यानी पहला आंसर सही है। अगर पूछेगा L/R का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि L/R का बीमीय सूत्र क्या है। तो L/R का बीमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों T, क्योंकि L/R समय को व्यक्त करता है और समय का बीमीय सूत्र क्या होता है T होता है। तो कैपिटल T इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़े, देखते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का घ। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है घ कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे जितने मतलब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे विद्यार्थियों, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, और हमारी जो बातें जो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं अगर आप सीरियस पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का विद्यार्थियों सब कुछ बदल जाता है, केवल प्रकाश की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी प्रकाश की आवृत्ति नहीं चेंज होती है। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मैंने कहा कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहली बात कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा। क्या क्या बदल जाता है दोस्तों? तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, दूसरा प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगी, और तीसरा जो है प्रकाश का आयाम बदल जाएगा। यानी कि आयाम बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा और तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अपरिवर्तित है। कई बार विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह बदलती नहीं है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग बदल जाएगा, प्रकाश का वेग भी बदल जाता है विद्यार्थियों। प्रकाश का वेग बदल जाएगा, प्रकाश का आयाम बदल जाएगा, प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगी और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? अपरिवर्तित रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, यानी क्या होती है? नियत रहती है। तो वही क्वेश्चन करें कि जब प्रकाश 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य होगा।
तो विद्यार्थियों यहाँ पे आपको निकालना है कि जब प्रकाश माध्यम में प्रवेश करता है निर्वात से तो उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तो देखिए कितनी होगी, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निर्वात में जो तरंगदैर्ध्य दिया है वो दिया है आपको लैम्डा एयर बराबर दिया है, लैम्डा एयर बराबर यानी निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 600 नैनोमीटर। आंसर विद्यार्थियों नैनोमीटर में ही है तो मीटर में नहीं चेंज करेंगे, टाइम अपना नुकसान नहीं करेंगे, यानी कि एक बार इसे नैनोमीटर से मीटर में चेंज करें फिर आंसर नैनोमीटर में ही लाएं, तो आप टाइम नुकसान नहीं करेंगे। ऑप्शन में देखिए सारे नैनोमीटर में आंसर है तो नैनोमीटर में इसको रहने देंगे। और उस माध्यम का अपूर्णांक दिया n का मान दिया है 1.5, और पूछ रहा है कि उस जो प्रकाश निर्वात से माध्यम में जा रही है तो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितना होगा। तो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला लैम्डा मीडियम बराबर होता है लैम्डा एयर बटे n, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बटा उस माध्यम का अपूर्णांक से इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों जिनको नहीं पता होगा वो पढ़ लेंगे अच्छे से कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य निकालनी है तो निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बटे माध्यम का अपूर्णांक, इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हल करेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ से माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य निकल के आएगा लैम्डा मीडियम बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दिया विद्यार्थियों 600 बटे उस माध्यम का अपूर्णांक है 1.5। दोस्तों दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 15 चौका होता है 60 दोस्तों, तो 4 ये बचा 2 0 ये बचा, तो हो जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान जो आएगा वो 400 नैनोमीटर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से हल कर लेंगे, यानी इसका पहला आंसर सही होगा क्या 400 नैनोमीटर। तो मैंने कहा कि जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नैनोमीटर में दिया है तो आप मीटर में नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों कि आंसर आपको नैनोमीटर में ही है, तो नैनोमीटर से मीटर में चेंज करके आप अपना समय नुकसान नहीं करेंगे कि इसको नैनोमीटर में जब आंसर है तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा नैनोमीटर में ही आएगा। तो मैंने कहा कि अगर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य किसी माध्यम में निकालनी है तो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बटे उस माध्यम का अपूर्णांक जिस माध्यम में आपको निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा 400 नैनोमीटर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन विद्यार्थी अंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन अंगा कह रहे हैं कि आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। आपको बताना है कि आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो विद्यार्थियों आप लोग पढ़े भी होंगे इसके पहले कि न्यूटन साहब ने कहा था कि जो प्रकाश होते हैं वो छोटी छोटी असंख्य कणों के रूप में चलते हैं, और हाइगेंस ने वही कहा कि प्रकाश कणों की भांति नहीं, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं, यानी प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो आधुनिक मतानुसार के अनुसार जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो होती है कण एवं तरंग दोनों प्रकृति, यानी प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति। आपने पढ़ा भी होगा कुछ घटनाएं प्रकाश को कण मानकर सिद्ध की गई और कुछ घटनाएं प्रकाश को तरंग मानकर। तो इस हिसाब से आधुनिक मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है, यानी प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, और द्वैत प्रकृति में प्रकाश कण की प्रकृति भी रखता है और प्रकाश तरंग की प्रकृति भी रखता है। तो इसका आंसर जो विद्यार्थियों सही है वो प्रकाश की जो प्रकृति है वह दोनों प्रकृति यानी प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, यानी प्रकाश के पास डुअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। तो इस हिसाब से इसका आंसर विद्यार्थियों तीसरा से हो जाएगा कण एवं तरंग दोनों प्रकृति। इसके बाद विद्यार्थियों लोग देखेंगे ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंक के बाद देखेंगे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न का। दोस्तों लास्ट प्रश्न है प्रश्न है, आपसे बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव 6 नंबर में, एक क्वेश्चन 1 नंबर करेगा, टोटल 6 क्वेश्चन आपसे विद्यार्थी पूछे जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है कह रहे दोस्तों कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। आपको बताना है कि अर्धचालक में जो वैद्युत चालन होता है वह कोटरों द्वारा होता है, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्धचालकों में वैद्युत चालन कोटरों व इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा सही है विद्यार्थियों, क्योंकि जो वैद्युत चालन होते हैं उनमें जो वैद्युत
अर्धचालकों में जो वैद्युत चालन होता है दोस्तों, वह कोटर व इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसके आगे की जो वीडियो विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे, यानी खंड अ जो है, ये खंड अ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद विद्यार्थियों लोग पढ़ेंगे खंड ब। खंड ब में जो भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का विद्यार्थियों रहेगा, तो खंड ब पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, यानी अगले पार्ट में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।